Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. This is our fourth session of CPC 1908. The subject which we are going to study here is the Civil Procedure Code, and the first part of CPC is today I'm gonna teach you that the suits in general, and इसके two parts हैं. पहला part इसका jurisdiction है और second part इसका res judicata है. लेकिन सबसे पहले जुरिसडिक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ जुरिसडिक्शन एंड इसके साथ रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं जुरिसडिक्शन को लेके, सो आज हम वो समझेंगे. सो सबसे पहले सेक्शन 9 क्या कहता है. सेक्शन 9 लेट्स स्टडी हियर. सेक्शन 9 इज डिस्क्राइब दैट कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. इट मीन्स सिविल कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है कि वो सिविल नेचर के जो सूट्स हैं वो ट्राई करें, इंटरटेन करें, उनकी प्रोसीडिंग चलाए जब तक कि वो सिविल नेचर के सूट्स बार्ड ना हो. अब बार्ड कैसे, जैसे कि लेबर कोर्ट्स है. लेबर कोर्ट जैसे एम्प्लॉयमेंट के तहत है, उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कहाँ जाएंगे, लेबर कोर्ट के पास जाएंगे, तो उसकी जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के अंडर नहीं आती है. हालांकि अगर इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सिविल कोर्ट के अंदर आ सकते हैं अपना क्लेम लेके टू ग्रांट द रिलीफ फ्रॉम दी सिविल कोड, और वो सिविल जो है कोर्ट जो है वो इंटरटेन कर सकती है उन एम्प्लॉयज़ के सूट्स को, अनलेस कि अगर वो बार्ड ना हो. जैसे कि हमारे पास रेवेन्यू कोड है, सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है सीपीसी में कि वो भी बार्ड है. उसके पास अपनी एक प्रोसीडिंग से अपना एक प्रोसीजर है जो कि वो इंटरटेन कर सकती है सूट्स को. हालांकि सिविल कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो रेवेन्यू कोर्ट्स के ले सके, या फिर बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर स्पेशल जुरिसडिक्शन है वो सिविल कोर्ट्स के बार्ड की गई है. सो इसके फर्दर हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या कहते हैं. द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एंड कंटेन हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज़ आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूट के अंदर, इस कोर्ट के अंदर अगर वो उसकी जुरिसडिक्शन बार्ड की गई है तो वो सिविल कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगी. उसको अपनी कोर्ट ही, जिसके पास उसका प्रोसीजर है, वही उसको जो है इंटरटेन करेगी. अब लेट सपोज इसके पास एक्सप्लेनेशन इस कोड के अंदर दी गई है कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो उसके ऊपर किया गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं. व्हाट इट सेज अबाउट अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेंटस इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट may depend entirely on the decision of question as to religious rites or ceremonies. यानी कि अगर राइट टू वर्शिप है तो वो सिविल सूट्स कहला सकता है, लेकिन एंटायरली उसका क्वेश्चन एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है या सेरेमनीज के ऊपर है, तो उसके लिए अलग हमारे पास कोर्ट्स है, उनके पास अलग जुरिसडिक्शन है. वो सिविल कोर्ट्स के पास उसकी जुरिसडिक्शन नहीं आएगी. या मेयर कोई ऑनर है किसी ऑफिस के रिलेटेड तो वो भी नहीं आएगा इसके अंदर. तो ये कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि सिविल नेचर सूट्स तो हैं वो इंटरटेन कर सकती है, लेकिन कौन से सिविल नेचर सूट्स जो है वो इंटरटेन कर सकती है. जिस तरह कि अगर ए और बी के बीच में कोई एक बंदा है, एक पर्सन है, और दूसरा बंदा आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई मुआहदा करता है, या फिर आपस में कोई डेब्स लेते हैं फॉर अ कंसिडरेशन फॉर सच काइंड ऑफ टाइम पीरियड. फिर उसके बाद अगर उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है या डेब्स होते हैं या फिर वो डेब नहीं पे कर पाता, तो प्लेंटिफ क्या करे, ए बंदा क्या करे, वो सिविल जो नेचर सूट है इसका ये बनेगा. अब ये आएगा सिविल जो है वो कोर्ट के अंदर अपनी क्लेम लेकर, तो ये हमारे पास सिविल नेचर का सूट कहलाएगा. अब जैसे कि राइट टू टेक आउट पोजीशन है, आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या वैसे भी कोई प्रॉपर्टी, आप उसकी पोजीशन कैसे हासिल करोगे, वो सिविल कोर्ट के अंदर आप जो है उसकी जुरिसडिक्शन आती है, वहाँ उसका क्लेम लेके जा सकते हैं और अपना रिलीफ वहाँ से क्लेम कर सकते हैं. राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है. अब ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सिविल कोर्ट्स के अंदर आप अपना क्लेम लेके आ सकते हैं. इट हैज़ अथॉरिटी और पावर टू इंटरटेन द सूट बिकॉज इट इज़ सिविल नेचर काइंड ऑफ सूट. और उसके बाद क्लेम फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी डैमेजेस हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को ए या बी को, तो वो भी अपना क्लेम लेके जा सकता है सिविल कोर्ट के अंदर. राइट टू प्रीएम्पशन है. फिर उसके बाद हमारे पास है राइट टू फॉर डैमेजेस इन टोर्ट्स है. टोर्ट लॉ के अंदर जितने भी आपको डैमेजेस होते हैं, तो या किसी भी बंदे को कोई रॉन्ग होता है या उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो सिविल सूट लेके आ सकता है सिविल कोर्ट के अंदर, जो कि उसके पास जुरिसडिक्शन है. उसको ये कोर्ट जो है सीपीसी 1908 वो अथॉरिटी देता है, एम्पावर करता है कि वो इंटरटेन करे सिविल नेचर सूट को. अब सूट फॉर डिक्लेरेशन है. कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास, उसके पास आपका टाइटल होना लाजमी. अब वो डिक्लेयर करेगी कोर्ट के ये टाइटल आपके पास आता है या नहीं आता, या ए या बी का है, तो उसके लिए भी सिविल कोर्ट जो है
वो इंटरटेन करेगी सूट को। सेक्शन 9 सिंपली ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। अब सब ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली है क्या? ज्यूरिसडिक्शन एक अथॉरिटी के पास पावर होता है टू इंटरटेन दी एडजुडिकेशन और इंटरटेन दी सूट्स। जो भी आप सिविल नेचर का सूट लेकर आते हो तो उसके पास उसका इख्तियार है, ज़ाहिर इख्तियार है उसके पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट उसके पास इख्तियार है कि वो ये सूट इंटरटेन कर सके। क्योंकि एक प्रिंसिपल है हमारे पास कि जब तक किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ना हो, तो अगर वो ऑर्डर या कोई डिक्री पास करती है या उसकी प्रोसीडिंग चलाती है तो नैलिटी इन द आइज ऑफ लॉ होती है, यानी कि उसका कोई भी हम समझ लें उसकी वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। तो वो कैसे हो सकती है, कोई डिक्री या ऑर्डर या एग्जीक्यूट हो सकती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ज्यूरिसडिक्शन क्लियर होना कोर्ट्स की, कि किस कोर्ट के पास क्या इख्तियार हैं और किस हद तक वो ज्यूरिसडिक्शन इंटरटेन कर सकती है उस सूट की। तो अब जो है हम जंप करेंगे सेक्शन 15 के ऊपर, क्योंकि ये पूरा ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से सेशन है। सो लेट्स स्टडी। सो प्लेसिंग ऑफ सुइंग, कि हम एक सूट तो है हमारे पास, एक क्लेम तो है, मैं कहाँ जाके उसको जो है वो सू करूँ प्लेंटिफ को। तो सेक्शन 15 है, लेट्स स्टडी। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, वो कोर्ट जिनके अंदर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किए जाएँ। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड होगी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि अगर थर्ड सीजे है या फिर सेकंड क्लास सीजे है या फिर सीनियर सिविल जज है या फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं हमारे पास, तो उनके पास सूट्स जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के पास इख्तियार है, जुरिसडिक्शन है उसके पास, और उसकी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में आता है, फिर उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में भी वो सूट्स आता है, वो क्लेम आता है, वो सब्जेक्ट मैटर अगर आता है, तो वो जो है सबसे पहले जिसके पास आएगा हम वहाँ करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। अगर फिर वहाँ से हमें एग्री होता है तो फिर हम अपेलेट फॉरम पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ या आप सेकंड सीजे के पास चले जाओ या आप सीनियर सिविल जज के पास फ़ौरन ही आप सूट लेके जाओ। नहीं, सबसे पहले जुरिसडिक्शन उसकी देखनी है, फिर उसके बाद उसकी पिक्यूनियरी लिमिट्स क्या है। अगर वो एक्सीड करती हैं तो फिर आप इस तरह से इन्फीरियरिटी की तरफ जाएंगे, ना कि जो है आप जो है सबऑर्डिनेशन या फिर इसके बारे में आप सोचेंगे। तो सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड, और वो कोर्ट जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई मीन्स हैविंग द जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन द सूट। सो सिंपली सेक्शन 15 इसके बारे में कह रहा था। अब सेक्शन 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, यानी कि जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, यानी कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उस कोर्ट के लोकल लिमिट्स के अंदर आती है तो आप उस कोर्ट के अंदर सूट अपना क्लेम लेके जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, वो आपका सूट भी इंटरटेन करेगी क्योंकि उसके पास जुरिसडिक्शन है। सो लेट्स फर्दर स्टडी, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन एज आई हैव डिफाइंड यू प्रेस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट्स। अब इसका क्लॉज ए कहता है सेक्शन 16 का, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट द रेंट ऑफ प्रॉपर्ट्स। अगर कोई प्रॉपर्टी है, किसी ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको जस्ट कुछ ही दिनों के लिए वो आया हुआ था फॉरेन से, आपने उसको जगह दी, अब वो आप कब्ज़ा जमा के बैठ गया है, उसने उसकी पोजीशन उसने हासिल कर लिया। अब जो है आप क्या करेंगे, उस सिविल कोर्ट के पास जिसकी जुरिसडिक्शन होगी, जिस कोर्ट के पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उस सब्जेक्ट मैटर की, आप वहाँ जाएंगे क्लेम लेके और आपको वो पोजीशन लेकर देगी। अगर उसने जगह रेंट पे दी है या फिर कोई प्रॉफिट उससे कमाया है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं और आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रेंट लॉ एक अलग चीज़ है, उसके पास एक अपना प्रोसीजर है, वो यहाँ से बार्ड है, वो रेंट कंट्रोलर के पास जो है आप सूट लेके जाएंगे, ना कि सिविल जज के पास। अब इसका क्लॉज बी है, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल, उसकी पार्टीशन के लिए आप जो है वो सूट दाखिल कर सकते हैं जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट के लोकल लिमिट्स के अंदर। सी कहता है फॉर फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपसे किसी ने कर्जा लिया है, वो मॉर्गेज गिरवी रखवाई है आपके पास या आपने रखवाई है, और जो है फोरक्लोजर है या सेल है या फिर रिडेम्पशन है। एक्चुअली ये होता क्या है कि जहाँ पे या तो उस कोर्ट्स के लोकल लिमिट्स में ये चीज़ें आ रही हो, या तो फिर ये जो सेल, रिडेम्पशन और फोरक्लोजर, ये जहाँ पे मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, आप वहाँ उस कोर्ट के अंडर भी जुरिसडिक्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे सी में हमारे पास। और डी जो कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसमें भी आप जो है उस कोर्ट के अंदर जाएंगे जहाँ ये लोकल लिमिट्स में आती है प्रॉपर्टी।
फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज हुआ है, कोई भी उसको रॉन्ग किसी ने पहुंचाया है, किसी ने तोड़ा है या किसी ने आग लगा दी, कोई नुकसान पहुंचाया है, तो आप उस कोर्ट के अंडर लेके जाएंगे, अपना सूट फाइल करेंगे जहां ये इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके लोकल लिमिट्स के अंडर आती है। इसका एफ कहता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, और इन द केस ऑफ सूट्स रेफर्ड इन क्लॉज सी एट द प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ होली और पार्शली अराइजिंग, यानी कि जैसे कि क्लॉज सी में और जो है उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है इमूवेबल, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वहाँ भी उस कोर्ट के अंदर अगर लोकल जुरिसडिक्शन उसकी आती है लिमिट्स के अंदर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो वहाँ भी आप सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं, और वहाँ जहाँ के इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर, तो वहाँ भी। तो सेक्शन 16 जो है वो सिंपली पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी हमें प्रेस्क्राइब करता है बड़ा वाज़ेह तौर पे। अब सेक्शन 16 की तरफ चलते हैं, 17 की तरफ, सॉरी। सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि किसकी लोकल लिमिट्स की आती है, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के अंदर, ना कि सिर्फ एक कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे सर्टेनली बताया गया है कि सिचुएट करिए विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। तो अब सूट कैसे फाइल करना है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लेट्स स्टडी वेयर सूट इज़ ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court. किसी भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property situate. अब उस प्रॉपर्टी का आया चौथा हिस्सा या थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी ऐसी कोर्ट में आता है, तो आपके पास चॉइस ऑफ फोरम है कि आप अपना सूट जो है वो वहाँ उस कोर्ट के अंडर जो है आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई रॉन्ग पहुंचा है या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सिचुएट करती है टू द लोकल लिमिट्स ऑफ दैट कोर्ट। अब यहाँ पे इसका प्रोवाइजो दिया गया हमें कि प्रोवाइडेड द रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, मीन्स जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि पेक्यूनरी लिमिटेशंस आ जाती हैं कोर्ट्स के ऊपर कि एंटायर द क्लेम इज़ कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट्स, यानी कि वो पूरा जो एंटायर क्लेम है वो इंटरटेन कर सकती है, उसकी प्रोसीड कर सकती है पूरे सूट को अगर उसके पास पेक्यूनरी लिमिट्स अब हैं उसके पास, यानी कि उसके पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, तो वो पूरे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ जो आया है सूट उसको इंटरटेन कर सकती है। अब सेक्शन 18 जो है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब इसमें ये कह रहा है सेक्शन 18 के पहले में क्या था कि सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट कोर्ट्स तो क्या, लेकिन यानी कि बहुत सारी कोर्ट्स हैं। अब पता नहीं लग रहा कि कौन सी कोर्ट में जाके हमने जो है वो सूट अपना फाइल करना है, तो सेक्शन 18 हमें बता रहा है और हमें ये चॉइस ऑफ फोरम भी देता है। वो कैसे देता है, लेट्स स्टडी। Subsection 1 of section 18 is that where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate, यानी कि सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 कोर्ट्स हैं। अब वो अनसर्टेन है कि ये जो है प्रॉपर्टी आती किसकी जुरिसडिक्शन में है, किसकी लोकल लिमिट्स में आती है, तो उनमें से कोई भी एक कोर्ट सूट जो है वो प्रोसीड कर सकती है और वो रिकॉर्डिंग भी करेगी। सो लेट्स फर्दर आई वांट टू एक्सप्लेन, बट बिफोर टू स्टडी दिस सेक्शन, सबसेक्शन 1, एनी ऑफ द कोर्ट्स मे इफ सेटिस्फाइड that there is a ground for the alleged uncertainty record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of the jurisdiction of that court. अब इसमें सिंपली ये है कि उनमें से अगर कोई भी एक या दो से कोर्ट्स हैं और उनको लगता है कि ये जो सूट है वो इंटरटेन कर सकती हैं, तो वहाँ आप सूट फाइल कर सकते हैं। जबकि जुरिसडिक्शन उसकी अनसर्टेन हो तो वहाँ आप सूट फाइल कर सकते हैं। 1 या 4 कोर्ट्स हैं उनके पास, फिर वो कोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट के
जुरिस्डिक्शन जो है वो आती है, फिर उसकी डिग्री या उसकी जुरिस्डिक्शन ऐसे ही समझी जा सकती है उसकी डिग्री की कि जैसे कि उसके पास ही जुरिस्डिक्शन है, वो जो प्रॉपर्टी है उसके पास ही सिचुएट करती है। अगर रिकॉर्ड स्टेटमेंट ना करे तो क्या, वो अब हम सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़ेंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। तो समझा तो वैसे ही जा रहा है कि उसकी जो है जुरिस्डिक्शन में आती है। तो उसका प्रोवाइजो कह रहा है सूट इज़ वन विद रिस्पेक्ट टू कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट रिगार्ड नेचर एंड द वैल्यू। अगर किसी कोर्ट के पास नेचर सिविल नेचर सूट की है और उसके पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी आती है तो वो उसको एंटायरली प्रोसीड कर सकती है। अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 हमें कहता है कि वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 देन व्हाट विल हैपन, एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपॉर्चुनिटी appellant or revisional court that a decree or order in such suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction, or where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless it is opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect to and there was has been consequence failure of justice। यानी कि अगर आपने फर्स्ट इंस्टांट पे आपने पहले ही ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया डिफेंडेंट ने, तो जो होगा वो बाद में उसको नहीं आप चैलेंज कर सकते, उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन होगा अगर उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की कोर्ट ने तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हो सकता है। और अगर फेलियर टू जस्टिस है तो भी आप उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अपीलेट या रिविजनल कोर्ट जो है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले सकती है कि उसके पास जुडिशन नहीं थी, उसने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया अनसर्टेनिटी का, तो फिर वो एंटरटेन कैसे कर सकती है। फिर क्या होगा उसका रिजल्ट कि उसका जो ऑर्डर या डिक्री होगा वो नलिटी एंड वॉइड होगा। सेक्शन 19 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अब पिछले जो सेक्शंस थे उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, दैट वाज अटैच्ड टू दी लैंड, कि वो मूवेबल ना हो। अब यहाँ पे सेक्शन 19 जो हमें कहता है वो किसी पर्सन के साथ अगर कोई रॉन्ग हुआ है, ए या बी सड़क पे खड़े हुए थे पब्लिक प्लेस पे, दोनों ने आपस में थोड़ी बहस हुई या लड़ाई झगड़ा हुआ, एक को थोड़ा डैमेज पहुँचा, इंजरी हुई किसी पर्सन को, तो ये सेक्शन 19 उसके बारे में भी कहता है और मूवेबल्स प्रॉपर्टी के बारे में कहता है। यानी कि उसकी कार का कोई टायर पंचर कर दिया या फिर कार को कोई उसको इंजरी कर दी, तो उस लिहाज से भी सेक्शन 19 बात करता है। So let's study the section 19 where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property. If the wrong done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of another court. Option of the plaintiff within the said courts. अब यहाँ पे plaintiff के पास ऑप्शन है, चॉइस ऑफ फॉरम है कि वो आया जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यहाँ जहाँ पे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उस टाइम पे सिचुएट कर रही थी, उसको रॉन्ग यानी कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पे अगर कोई कोर्ट है उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो वहाँ जाके वो अपना क्लेम जो है वो सूट जो है वो फाइल कर सकता है। और आया डिफेंडेंट अगर कहीं और पे काम करता है या टेम्पररी रिजाइड करता है या परमानेंटली रिजाइड करता है, तो वहाँ पे भी चॉइस ऑफ फॉरम है प्लेंटिफ के पास कि वो वहाँ भी सूट फाइल कर सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड्स करता है किसी और कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंडर। सेक्शन 20 अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अब यानी कि अदर सूट्स यानी कि सिविल नेचर के जितने भी और सूट्स हैं, सेक्शन 20 सेज अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, यानी कि डिफेंडेंट जहाँ पे रहता हो या कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होता है, तो प्लेंटिफ्स के पास चॉइस ऑफ फॉरम है कि वो सूट फाइल कर सकता है दो कोर्ट्स के पास। दो कोर्ट्स के पास कैसे कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, अगर वो कॉज ऑफ एक्शन उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंडर आता है, तो वहाँ पे अगर जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड्स करता है, कैरीज बिजनेस करता है पर्सनली फॉर गेंस, या जहाँ पे टेम्पररी और परमानेंटली रहता है, तो समझा जाएगा कि डिफेंडेंट दोनों जगह पे रहता है। तो वहाँ पे भी उस कोर्ट के अंदर अगर वो उसके लोकल लिमिट्स के अंदर आता है रेजिडेंट कौन डिफेंडेंट, तो वहाँ उस कोर्ट के अंदर भी प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल कर सकता है। अब इसका जो सब क्लॉज ए है, लेट्स स्टडी द डिफेंडेंट or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries business or personally works for gain। यानी एक या एक से ज़्यादा अगर डिफेंडेंट रहते हैं तो भी
और एनी ऑफ द डिफेंडेंट, अब इसका सब क्लोज बी जो है वो कहता है एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द सेम टाइम और द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और causes or carries a business, works for gain, provided that in such a case within the leave of the court is given, or the defendants who do not reside or business or personally work for gain as aforesaid, acquiescence in such institution. और इसका सब क्लोज सी कहता है the cause of action wholly or partially arises, चाहे वो cause of action वहाँ पे आधा हुआ हो या कंप्लीट या wholly और partially हुआ हो, तो वहाँ पे भी उस कोर्ट्स के अंदर अगर उसका लोकल लिमिट्स आ रही है उस cause of action की, उस कोर्स के अंदर जुरिसडिक्शन है कि आप वहाँ जाके सूट फाइल कर सको. सिंपली ये जुरिसडिक्शन के बारे में था कि चॉइस ऑफ फॉरम इज़ गिवन टू द प्लेंटिफ बाय दिस CPC 1908. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक दूसरी है कि टेम्प्रेरी परमानेंटली अगर डिफेंडेंट को रिजाइड्स करता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे अगर कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, अगर उसका ऑफिस सोल, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएट जहाँ करता है, तो वहाँ कि जो कोर्ट से अगर लोकल लिमिट्स के अंडर उसके वो सोल और प्रिंसिपल ऑफिस उसका आता है तो वहाँ पे भी, और यहाँ जहाँ कहीं उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस होता है तो उस कोर्ट के अंदर भी आप जाके सूट फाइल कर सकते हैं. अब सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 इट्स ऑल अबाउट प्रेस्क्राइबिंग द जुरिसडिक्शन, पेक्यूनरी वेदर द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वेयर यू कैन इंस्टीट्यूट और फाइल योर सूट. नाउ अब 21 सेक्शन इट सेज अबाउट द ऑब्जेक्शन. अब ऑब्जेक्शन भी आप रेज कर सकते हैं किसी भी जुरिसडिक्शन के ख़िलाफ़, उस कोर्ट के ख़िलाफ़ कि उसके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं. अगर है तो जो है आप नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. वो कैसे, क्यों और कौन. लेट्स स्टडी सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन. नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपेलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन in the court of first instance at earliest possible opportunity and in all the cases where issues are settled or at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. Simply says about कि डिफेंडेंट रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन. कब कर सकता है? जबकि इशू सेटल होने से पहले या इशू सेटल होने तक, उनके बाद नहीं, या फिर सच सेटलमेंट से पहले. तो डिफेंडेंट के पास इख्तियार है. सेक्शन 21 कहता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है. अब वो रेज़ तब करेगा जब, जैसे कि अगर डिफेंडेंट कहीं और रिजाइड करता है, उसका बिज़नेस कहीं और है, उसको आने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कोर्ट की अपीयरेंस में उसको मसला हो रहा है, तो इश्यूज सेटल्स होने से पहले उसके पास राइट है कि वो लीव ग्रांट करे कोर्ट से कि उसका जो सूट है यहाँ पे ना जो है इंटरटेन हो उसके खिलाफ़. अब प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे पास लॉ के अंदर के जिसके पास जुरिसडिक्शन नहीं होगी कोर्ट के पास, तो उसका जो ऑर्डर है या डिक्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इन द आइज़ ऑफ द लॉ. लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात भी बताई जा रही है कि अगर डिफेंडेंट को मुश्किल है और उसके पास इख्तियार भी है जुरिसडिक्शन का, जैसे कि हमने पहले सेक्शंस में स्टडी किया, तो वो लीव कर सकता है. अब किस कोर्ट के पास इख्तियार होगा कि वो कोर्ट उस सूट को ट्रांसफ़र करे किसी और कोर्ट के पास. अब एप्लीकेशन कैसे देगा, किस कोर्ट में एप्लीकेशन डिफेंडेंट देगा. सो लेट्स स्टडी फर्दर टू these sections. Section 22 says about the power to transfer suit which may be instituted in more than one court. अब कोई ऐसा सूट है जो कि एक से दो कोर्ट्स में भी उसके पास जुरिसडिक्शन है, वो किया जा सकता है. अब उसको पावर जो है वो ट्रांसफ़र करने की किस कोर्ट के पास है. लेट्स स्टडी. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and instituted in one of such courts, any defendant after notice to other parties, यानी कि इसमें नोटिस जो है वो डिफेंडेंट देगा अदर पार्टीज को. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. May at earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such a settlement apply to leave this apply to have the suit transferred to another court. यानी कि एप्लीकेशन मूव करेगा कोर्ट को कि वो जो है इस सूट को ट्रांसफ़र करे टू अनदर कोर्ट विच हैव द जुरिसडिक्शन टू इंटरटेन द सूट एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज़ मेड आफ्टर द कंसिडरिंग ऑब्जेक्शंस. वो कोर्ट जो है वो ऑब्जेक्शन कंसीडर करेगी ऑफ द अदर पार्टीज़ इफ़ एनी. अगर अदर पार्टीज़ का कोई ऑब्जेक्शन है फिर वो उसको कंसीडर करेगी. ऐसे जो है वो ट्रांसफ़र सूट नहीं करेगी डिफेंडेंट की लीव के ऊपर. शेल डिटरमाइन इन विच सेवरल कोर्ट्स हैव बीन जुरिसडिक्शंस द सूट शेल प्रोसीड. यानी कि बहुत सारी कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है उस सूट को एंटरटेन करने की.
अब सेक्शन 23 में ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन जो इख्तियार दिया गया है डिफेंडेंट को, चॉइस ऑफ फॉरम दिया गया है इन सेक्शंस के अंदर। पहले हमारे पास प्लेंटिफ के पास चॉइस ऑफ फॉरम था, लेकिन अब डिफेंडेंट के पास भी ये रेमेडी है, ये चॉइस ऑफ फॉरम है। सीपीसी सिर्फ प्लेंटिफ के लिए नहीं है बल्कि डिफेंडेंट को भी जो है वो सेव करती है। वो किस तरह से सेव करती है, लेट्स स्टडी सेक्शन 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशंस लाइज, यानी कि जो डिफेंडेंट है ऑब्जेक्शन रेज कर रहा था 21 सेक्शन के अंदर, फिर पावर टू ट्रांसफ़र दी सूट है वो किस कोर्ट के पास था जहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा। वो एप्लीकेशन किस कोर्ट्स के अंदर देगा, लेट्स स्टडी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट, वेयर सेवरल कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट, यानी कि जितनी भी सबऑर्डिनेशन कोर्ट है वो उनकी जो अगर जुरिडिक्शन आती है वो सबऑर्डिनेट है टू द सेम अपीलेट कोर्ट। एक सिटी है, सिटी के अंदर बहुत सारी सिविल कोर्ट्स हैं और अगर वो अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में आती है या फिर हाई कोर्ट के अंदर आती हैं, तो फिर वो एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द अपीलेट कोर्ट, यानी कि फिर उसी अपीलेट कोर्ट के अंदर जो सेक्शन 22 के अंदर एप्लीकेशन जो डिफेंडेंट फाइल करेगा वो मेक करेगा वो एप्लीकेशन टू दी अपीलेट फोरम। अब सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 23 का कहता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स, यानी कि अब पहले उसमें सेम कोर्ट्स था तो वो अपीलेट फोरम पे जाके करेगा। अब यहाँ पे जब सबऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स की डिफरेंट अपीलेट फोरम पे आती हैं तो वो कहाँ जाएगी उसकी एप्लीकेशन, जैसे कि वो हाई कोर्ट के पास जाएगी, यानी कि हाई कोर्ट ही उसकी एप्लीकेशन लेगी और ट्रांसफ़र सूट करेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि जो है ट्रांसफ़र जो है होता है पावर टू ट्रांसफ़र द सूट होता है वो अपीलेट फोरम के पास होता है सिंपली। अब सेक्शन 3 जो है सेक्शन 23 का कहता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अगर पहले था कि डिफरेंट अपीलेट फोरम्स के पास होगा तो हाई कोर्ट्स के पास जाएगी, अगर सेम के पास होगा तो उसी अपीलेट फोरम के पास जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास सबऑर्डिनेशन आती है सिविल कोर्ट्स की, तो अब डिफेंडेंट कैसे एप्लीकेशन और कहाँ फाइल करेगा। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द कोर्ट इज सिचुएट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है अगर उस हाई कोर्ट के लोकल लिमिट्स के अंदर आती है जहाँ पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास जो इख्तियार है उस एप्लीकेशन को देखने का, कंसिडर करने का, तो वो उस हाई कोर्ट के अंदर जाएगा जहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट की जुरिडिक्शन उसके अंडर आती है। सो सेक्शन 20 से लेकर 23 जो है वो डिफेंडेंट को चॉइस ऑफ फॉरम देते हैं, वो एप्लीकेशंस दे सकता है। सो नाउ लेट्स स्टडी सेक्शन 24। अब जनरल पावर 2 ऑफ ट्रांसफ़र एंड विथड्रॉवल। सो सबसेक्शन 124 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज एंड आफ्टर द नोटिस टू अदर पार्टीज एंड हेयरिंग ऑफ सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी हर्ड। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो डिज़ायर टू बी हर्ड किया जाएगा और ऑफ इट्स ऑन मोशन कोर्ट के पास कि वो जो उनको पार्टीज़ को सुने। द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीज आर द टू अपीलेट फोरम अपीलेट कोर्ट्स दैट हैव द जुरिडिक्शन टू ट्रांसफ़र और विथड्रॉ द सूट में एट एनी स्टेज। क्या करेंगी ये दोनों जो कोर्ट्स हैं, सबसेक्शन इसका क्लॉज ए कहता है सेक्शन 24 का, ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर अ ट्रायल डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू। अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है जैसे कि सिविल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उनके पास जो है वो इख्तियार है कि वो उस सूट को है वो ट्रांसफ़र करें। अब क्लॉज बी कहता है विदड्रॉ कर सकता है उस सूट को। अपीलेट फॉरम जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। जो इन दोनों कोर्ट्स की सबऑर्डिनेशन में आएंगे कोर्ट्स उनको भी विदड्रॉ कर सकता है उन सूट्स को या फिर उनको सूट को अपील कर सकता है। और ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई डिस्पोज ऑफ द सेम। और इसका 3 कहता है कि री ट्रांसफ़र द सेम फॉर अ ट्रायल डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। जिस कोर्ट से उसको विथड्रॉ किया था उसको री ट्रांसफ़र यानी कि उसको दोबारा सूट इंटरटेन करने के लिए दिया जा सकता है। अब सबसेक्शन 2 सेक्शन 24 का कहता है वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बिन ट्रांसफर्ड और विथड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि अब अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 24 के अंडर जो है कोई भी सूट अगर ट्रांसफ़र किया गया था या विथड्रॉ किया गया था। The court which thereafter tries such suit may be subject to any special directions. In the case of an order of transfer, कोई special directions थी उस सूट के अंदर ट्रांसफ़र करेगी either
रीट्राई करेगी उसको इट और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफ़र और विदड्रॉन। अब जैसे कि उसी पॉइंट से विदड्रॉन किया गया था तो उसी पॉइंट से ही जो है उसको जो है वो चलाएगी, या जिस पॉइंट से उसको ट्रांसफ़र किया गया था तो उसी पॉइंट से उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, ना कि शुरू से उसकी दोबारा से जो है वो स्टार्टिंग से उसका जो है वो चलेगा प्रोसीडिंग। अब सबसेक्शन 3 कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसमें एडिशनल जजेस जो हमारे पास होते हैं या असिस्टेंट जजेस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेशन में आते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट में होंगे। अब सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 24 कहते हैं द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर विदड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल फॉर द पर्पज़ ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। यानी कि अगर कोई भी सूट ट्रांसफ़र किया गया है, विदड्रॉन किया गया है स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट से, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको ट्रांसफ़र करेगी, ऐसा ही समझा जाएगा शैल बी डीम कि वो ट्रांसफ़र किया गया है स्मॉल कॉज ऑफ कोर्ट से। अब सेक्शन 24 जो है ए है उसका कि अगर ट्रांसफ़र किया गया है, विदड्रॉन किया गया उस कोर्ट से, फिर रीट्रांसफ़र किया गया है, तो उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर बताया गया कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट ईटीसी कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ कैसे होगी। पहले तो उसमें पार्टीज़ की अपीयरेंस हो रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी। अब जब ट्रांसफरेशन हो गई तो अनदर कोर्ट में, तो अब उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, और फिर सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ कैसे होगी। So subsection 1 of section 24A where any suit is transferred under subsection 2 or any suit appeal or other proceeding is transferred or withdrawn under subsection 1 of section 24 on the application of the party. The court ordering the transfer withdrawal shall fix a date. जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वो एक दिन फिक्स करेगी, ऑर्डर करेगी for the appearance of the parties before itself. If the suit, appeal or other proceeding is to be tried or disposed of by itself or before the court to which case is so transferred, या उस कोर्ट के पास जो है उसकी अपीयरेंस की डेट को फिक्स करेगी जिस कोर्ट के अंदर उसका सूट जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। अब सबसेक्शन 2 सेक्शन 24A says about where any suit, appeal or other proceeding is transferred from one court to another court otherwise than on the application of a party, the parties thereto shall appear before the court from which the suit, appeal or other proceeding is to be transferred। यानी कि पार्टीज अपीयर होंगी ऑन द डे ऑलरेडी फिक्स, उस दिन पे जो ऑलरेडी पहले से फिक्स होगा फॉर देयर अपीयरेंस बिफोर दैट कोर्ट, उस कोर्ट के पास जहाँ सूट उनका जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है किसी और कोर्ट के अंदर, to which the suit, appeal or other proceeding is to be transferred either on the same day or on such earliest day as may be reasonable having regard to the distance at which other court is located। अब ये जो है सबसे पहले देखा जाएगा कि उस कोर्ट का डिस्टेंस कितना है, तो उस डे पे, और यहाँ पे अर्लीस्ट जो देखा जाएगा अगर वो कोर्ट करीब है तो वो डे भी फिक्स किया जाएगा और फिर उनकी अपीयरेंस होगी और उस डे के ऊपर जो कि फिक्स किया जाएगा कोर्ट्स में जहाँ उनको सूट जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ उनको अपीयर होना है। अब सेक्शन 25 जो है पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ट्रांसफ़र सूट्स, ये ओमिटेड है हमारे सीपीसी के अंडर, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी के पीछे क्या था, इसको क्यों ओमिटेड किया गया, बस दैट इज़ द ओमिटेड। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आई विल आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।